तो हम लोग ने बात की थी, ग्रे ऑप्टिमाइजर्स की बात कर ली थी। हम लोग ने ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा था, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा था, बैच ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा था। ठीक है, तो वो हम लोग ने नॉलेज ले ली थी और उसको इम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे जब मशीन लर्निंग पढ़ेंगे। तो कोडिंग वगैरह उसी में देखेंगे हम लोग। तब हम लोग को जब मशीन लर्निंग करेंगे, लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग को तब नहीं समझ तब समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ग्रेडियंट डिसेंट या कोई भी ऑप्टिमाइज़र की। इसलिए मैंने वहाँ बातें इस चीज़ की कर ली थी। कोडिंग का हम लोग तब देखेंगे। ये पूरा हमारा जो मैथ्स एंड स्टैटिस्टिकल लर्निंग पूरा थियोरेटिकल है पूरा। अच्छा, तो हम लोग ने इस डेटा साइंस में क्या काम किया था? हम लोग ने नॉलेज एक्सट्रैक्ट की थी रॉ डेटा से। रॉ डेटा भी नहीं, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे आप कह दो स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, तो हम लोग मशीन लर्निंग, डेटा साइंस कुछ भी काम करेंगे, सबसे पहले बात आती है डेटा। डेटा की बात आती है। ठीक है, डेटा कितने टाइप के होते हैं? डेटा डेटा दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा, एंड दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, दो टाइप के डेटा होते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? जो भी हम लोग ने काम किया है डेटा साइंस मशीन लर्निंग में, हमारे पास डेटा कैसे होते थे? मेरे पास फॉर एग्जांपल टाइटैनिक डेटा सेट में देखा था, मेरे पास पैसेंजर था, पैसेंजर आईडी थी, पी क्लास था, नेम, किसी का नेम, एक कॉलम था। तो मेरे पास एक टैबुलर फॉर्मेट में है, जैसे एक्सेल में होते हैं, तो मेरे पास टैबुलर फॉर्मेट में मेरे पास डेटा है। तो मेरे पास टैबुलर फॉर्म में डेटा है। तो हम लोग ने तीन चार पांच डेटा सेट के साथ काम किया था उसमें। तो वो हमारे होते हैं स्ट्रक्चर डेटा सेट। इसमें रोज एंड कॉलम्स आपको मिल जाए। ओके, रोज एंड कॉलम मिल जाए। तो हम लोग ने डेटा सेट देखा भी था, ये पूरा जो भी हम लोग ने काम डेटा साइंस में किया है। हम लोग ने जो डेटा साइंस का काम किया, पूरा डेटा एनालिटिक्स किया, वो स्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर की है। अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड होता है ऑडियो, रॉ ऑडियो बोल दो, इमेजेस। ठीक है, तो इमेजेस जो होता है ना, इमेजेस में हमारे पास पिक्सल्स होते हैं। ठीक है, तो ये ऑडियो इमेजेस मेरे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। ठीक है, तो हम लोग काम आगे भी जाके मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में डेटा को लेके ही करेंगे। तो अभी स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मेरे पास ये चीज होती है। ऑडियो में मेरे पास फ्रीक्वेंसी होती है ना। तो मेरा जो ऑडियो वगैरह ना, ये सब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कंसेप्ट पे काम करता है। तो ये मेरा सीक्वेंस डेटा टाइप होता है। तो आगे हम लोग बात करेंगे जब हम लोग पहुंचेंगे इस चीज़ पे। तो अभी फिलहाल डेटा दो टाइप के हैं, इस चीज़ को हम लोग ने समझ लिया। ठीक है, अभी मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन अपनी। हाँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है अब? यस। तो स्टैटिस्टिकल जो लर्निंग है मेरी दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं। तो देखो, पहला मतलब हम लोग मैंने ऐसे डिवाइड किया है। ठीक है, देखो पार्ट वन से शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग पार्ट वन से शुरू करेंगे। हम्म, तो हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल लर्निंग में पढ़ेंगे, देखो, मीन, मीडियन, मोड, रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन।
ऐसा हाँ, तो हम लोग ये सारी चीज़ें बेसिकली पढ़ेंगे अपने स्टैट्स पार्ट्स में। ठीक है, इतना तो मेरे ख्याल से आज हम कवर कर लेंगे, इतना आज हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे। ठीक है, फिर ये सब टर्म्स आएंगे मेरे पास, प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे हम लोग। प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे कैसे क्या काम होता है। फिर हमारा पार्ट 2 आएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में जानेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशंस किस तरीके से होते हैं। फिर हम लोग एंट्रोपी एंड इंफॉर्मेशन गेन के बारे में जानेंगे। तो मेरे पास जो नई टर्मिनोलॉजीज आ रही ना, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे हम लोग। फिर हम लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, एफ स्कोर, फिर बायस एंड वेरिएंस के बारे में पढ़ेंगे। 1 मिनट। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये कुछ हमारे जब मशीन लर्निंग में जब काम करेंगे, तो हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके होंगे, तो फिर हम लोग को कोई चीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा तब पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, तब ये चीज़ हो चुकी होगी मेरी। तो मेरा जैसे मशीन लर्निंग में ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का कंसेप्ट काम आता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में, तो मशीन लर्निंग में मेरे पास फिर डिस्ट्रीब्यूशंस देखेंगे कि हमारे पास मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाने से पहले मेरे पास डेटा किस किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, तो डेटा हम लोग को पहले विजुलाइज भी करना पड़ता है कि डेटा किस तरीके का होना चाहिए। सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी धीरे से अभी हम लोग पार्ट 1 शुरू करते हैं अपना। ठीक है, तो डेटा की बात की मैंने जैसे, 1 मिनट। तो मैंने डेटा की बात की थी ना, तो डेटा रेफर्स टू फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड टुगेदर फॉर रेफरेंस और एनालिसिस। तो ये सब चीज़ें देख ही चुके हैं हम लोग, डेटा साइंस में एंड एनालिटिक्स में पढ़ ही चुके हैं। तो मेरे पास डेटा होता है मेरे पास। अब डेटा कैसे मतलब डेटा के साथ हम लोग क्या क्या करते हैं। डेटा को मेजर कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। हम डेटा को डेटा क्लीनिंग करके, प्रोसेस करके उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं पूरा एनालिटिक्स में, पूरा कि डेटा के साथ हम पूरा खेल चुके हैं क्या कैसे क्या करना होता है। अब आते हैं इस पे। अब डेटा मेरा क्या होता है, डेटा मेरा फर्दर, अब डेटा मेरा, डेटा के टाइप्स पे आते हैं हम लोग। ठीक है, अभी ये डेटा स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, अनस्ट्रक्चर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। पेन कहाँ चला जाता है। ठीक है, तो डेटा बेसिकली मेरे पास स्ट्रक्चर डेटा की बात कर रहा हूँ, तो दो टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में होते हैं मेरे पास नॉमिनल डेटा, फिर ऑर्डिनल डेटा। क्वांटिटेटिव में मेरे पास होता है डिस्क्रीट डेटा एंड कॉन्टिन्यूस डेटा। यहाँ पे एस मिसिंग है, कॉन्टिन्यूस डेटा। चलो क्वालिटेटिव डेटा पे आते हैं। इसको करते हैं बड़ा। हाँ, ठीक है। ठीक है, qualitative data deals with characteristics and descriptors that can't be easily measured but can be observed subjectively। ठीक है, दो टाइप की डेटा मेरे पास है। अभी मेरे पास नॉमिनल डेटा है,
और मेरे पास ऑर्डिनल डेटा है। पहली बात, ऑर्डिनल के नाम से समझ लो, यहां से मुझे एक वर्ड मिल रहा है, ऑर्डर। ठीक है, एक मुझे वर्ड मिल रहा है, ऑर्डर मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो, मेरे पास कुछ ऑर्डर है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो कोई ऑर्डर है ना, मतलब जो गुड है कुछ, इसका कुछ इसकी मीनिंग है, एवरेज है उसकी भी मीनिंग है, और बैड उसकी भी मीनिंग है। ये जो कस्टमर आईडी है, ये इस इससे जो कोई पर्सन होगा रिलेट करता है, जो उसका रिव्यू बैड है मतलब खराब है, एवरेज मतलब ठीक ठाक है, एंड गुड मेरे पास अच्छा है। तो मेरे पास कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकल ली है। मेरे पास कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे आ रही है। तो इस टाइप की डेटा को, डेटा विद ऑर्डर्ड सीरीज सच एज शोन इन द टेबल, सच काइंड ऑफ डेटा इज कॉल्ड ऑर्डिनल डेटा। तो यहाँ से हम ऑर्डिनल डेटा समझ चुके हैं। कुछ मेरे पास ऑर्डर ऑर्डर में आ रहा है। अब जैसे ऑर्डर की बात करूँ अगर, तो ऑर्डर में मेरे पास अगर आए लो, मीडियम, हाई, ये भी एक ऑर्डिनल डेटा है क्योंकि मेरे पास कोई ऑर्डर है। अब है ना, लेकिन इसमें देखो ये ऑर्डर नहीं है, इसमें कहीं ऑर्डर नहीं है कोई। इसमें या तो फीमेल है या तो फीमेल है। इसमें हमको कोई मीनिंग नहीं मिल रही है कि अच्छा इसका ये चीज़ है। तो डेटा विद नो इनहेरेंट ऑर्डर और रैंकिंग सच एज जेंडर और रेस, सच काइंड ऑफ डेटा इज कॉल्ड नॉमिनल डेटा। ठीक है, तो ये सिंपल है कि भाई डेटा जिन जो रैंकिंग वे में हो उनको हम बोलेंगे ऑर्डिनल डेटा, एंड जिनमें कोई रैंकिंग नहीं उनको बोलेंगे नॉमिनल डेटा। ठीक है, तो ये डेटा की हम जो बात कर रहे हैं ये सब आगे हम लोग को आगे हम लोग देखेंगे। इस डेटा को देख के हम लोग को डिसाइड करनी पड़ती है इनकोडिंग, कि कौन सी इनकोडिंग किस में करें, किस कॉलम में करें, ये सब चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती है, इसलिए ये चीज़ पढ़नी पड़ रही है। अब आता है क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, हम लोग ने क्या बात की, क्वालिटेटिव डेटा की बात कर ली, अब क्वांटिटेटिव डेटा आता है मेरे पास। तो इसमें होता है डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस। चलो अभी एक चीज़ देखते हैं। अभी मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट करूँ कॉइन को लेके, तो मेरे पास हेड आता है या टेल आता है, ये चीज़ मुझे पता करनी है। हेड और टेल। ओके, मेरे पास हेड आएगा या टेल आएगा, ये चीज़ मुझे पता करनी है। तो या तो देखो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। यू ओनली हैव टू आंसर्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर मैं पूछूं कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, या तो कहोगे यस या तो कहोगे नो, दो ही आंसर्स हैं। अगर मैं कहूँ कि एक किसी पर्सन पर्सन को डायबिटीज है या नहीं, तो क्या कहोगे, या तो यस कहोगे या तो नो। इस टाइप के डेटा को कहते हैं डिस्क्रीट डेटा। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस हैं, मतलब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। अगर मैं कहूँ तीन इमेजेस दूं, ये कैट की है, ये डॉग की है, ये फ्रॉक की है, तो इसमें से मैं कहूँ अगर मैं कोई नई इमेज दूं, मैं मशीन लर्निंग लगा के मैं ट्रेन कर दूं मशीन को, और फिर मैं नई इमेज दूं कैट की, डॉग की या फ्रॉक की, किसी की भी इमेज देख सकता हूँ इन तीनों में से, और मैं ये पूछूंगा कि ये इमेज किस कैटेगरी की है, कैट की है, डॉग की, फ्रॉक की, तो मेरे पास इस समय कितने ऑप्शंस हैं, तीन।
पहले मेरे पास जब रेन के बारे में बात कर रहा था तो मेरे पास थे दो। तो मुझे ये चीज यहाँ पे पता चल रही है कि मेरे पास तीन ऑप्शन है इसमें, और मेरे पास दो ऑप्शन है इसमें। तो इन टाइप के ये डेटा को कंटिन्यूअस डाटा होगा डिस्क्रीट जो आपने डिस्क्रीट डिस्क्रीट बोला है अभी। मैं डिस्क्रीट की ही बात कर रहा हूँ, अभी कॉन्टिन्यूस की नहीं बात कर रहा। तो डिस्क्रीट का मतलब ये लिखा हुआ है, discrete also known as categorical data, it can hold finite number of possible values। तो मेरे पास yes और no था। पॉसिबल आउटकम कितने थे मेरे पास? दो। कैट इमेजेस की बात की थी, कैट डॉग फ्रॉग। मेरे पास आंसर किस में आ सकते थे? तीन ही कोई आंसर आ सकते थे, या तो कैट, तो डॉग, या तो फ्रॉग। और अगर मैं बात करूं डायबिटीज वाले पर्सन की, या इस ये पर्सन इंश्योरेंस लेगा कि नहीं लेगा, यस या तो नो। तो मेरे पास जहां मेरे पास कोई फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, उस टाइप के डेटा को बोलेंगे डिस्क्रीट डेटा सेट। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, ओके। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो काउंट कर सकते हो ना? अगर एक क्लास में अगर एक मिनट अगर एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट हैं तो 50 ही तो होंगे, है ना? तो इधर हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूस क्या होता है? अगर मैं कहूँ कल बारिश होगी या नहीं होगी, ये इसका मतलब क्या है? ये है डिस्क्रीट डेटा सेट। लेकिन अगर मैं एक चीज पूछूं कि कल बारिश कितनी होगी, इस एरिया में, सर्टेन कोई एरिया में बारिश कितनी होगी, ये मेरे पास कोई सर्टेन आंसर नहीं है इसका। कुछ भी हो सकती है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मुझे पता है कि कितने इंचेस होगी बारिश। मुझे ये सब मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। कुछ भी हो सकती है, 1.1, 1.111, 2.1, कुछ भी हो सकती है। तो मेरे पास इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं। यहाँ तो मेरे पास थी यस और नो, दो वैल्यूज में आंसर दे सकता था, मेरे को आइडिया था कैट डॉग फ्रॉग, ये इन तीनों में से ही कोई इमेज होगी। लेकिन अब कितनी बारिश हो रही है ये नहीं मैं जान सकता, वेट ऑफ अ पर्सन कितना है ये भी मैं नहीं जान सकता। इस टाइप के डेटा को बोलते हैं कॉन्टिन्यूस डेटा सेट। ठीक है, कॉन्टिन्यूस डेटा बोलते हैं इस टाइप के डेटा को। तो लिखा डेटा दैट होल्ड इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, तो ये मेरा हो गया कॉन्टिन्यूस डेटा डेटा। ठीक है, दो टाइप के डेटा हम लोग ने बात कर लिए। तो हम लोग को डेटा अगर देखें, एक मिनट, हाँ। ठीक है, तो ये देखो मेरे पास कॉन्टिन्यूस डेटा है। तो मेरे पास कॉन्टिन्यूस डेटा देख रहे हो, मतलब पाउंड सर कॉस्ट है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे एज है, यहाँ पे क्या है? टाइम है। ठीक है, तो मेरे पास एक कॉन्टिन्यूस चीज चल रही है। कॉन्टिन्यूस चीज मेरे पास चल रही है। और यहाँ पे देखो एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं मैंने। ग्रेड्स है तो मेरे पास ग्रेड्स A B C D E। अगर इतने ग्रेड्स हैं तो कोई अगर नया पर्सन भी आएगा तो उसका ग्रेड बताना, तो इन इन पांचों में से ही तो कोई ग्रेड होगा। इससे कोई एक्स्ट्रा तो होगा नहीं। और मैं ये नहीं कह सकता, है ना, ठीक है, डिस्क्रीट में। लेकिन मैं कॉन्टिन्यूस में मेरे पास उस टाइम पे मेरे पास स्टॉक प्राइस कितना होगा ये मैं नहीं बोल सकता। तो मेरे पास इसमें इनफाइनाइट रिजल्ट मिल रहा है मुझे। किसी पर्सन की हाइट कितनी होगी, कितनी भी हो सकती है भाई। ठीक है, तो ये चीज मेरे पास आ जाते हैं।
व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इज एन एरिया ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स कंसर्न्ड विद द डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, जो मेरे पास डेटा होगा ना, डेटा के साथ हम स्टैट्स लाइब्रेरी है, उसको यूज करके चीजें एनालाइज करेंगे और डीपली। तो वही लिखा कि हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं पहले, फिर धीरे से एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट के बाद मैं कोई कंक्लूजन पे आता हूँ, जैसे हम लोगों ने डेटा एनालिटिक्स में किया था। डेटा एनालिटिक्स में कुछ किया नहीं था, मतलब डेटा क्लीनिंग करके हम लोगों ने विजुअलाइज किया था कि अच्छा, हमारे पास इस कॉलम का इस कॉलम से क्या रिलेशन है। ये सब चीज़ें हम लोग ने देखी थी। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं, अब फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूजेस द डेटा टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉपुलेशन आइदर थ्रू न्यूमेरिकल कैलकुलेशन और ग्राफ्स और टेबल्स। चलो मैं एक बात करता हूँ, मेरे पास एक ट्री है, ट्री है मेरे पास, ठीक है। उस ट्रीज में मेरे पास ग्रीन लीव्स भी हैं, ब्लैक लीव्स भी हैं। तो मैं भाई काउंट तो कर ही सकता हूँ ना। मैं इजीली काउंट कर सकता हूँ कि लीव्स कितनी है। अब मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं आसमान में अगर मैं बोल रहा हूँ कि तारे गिनने के लिए, वो तो मैं नहीं भी कर सकता, इनफाइनाइट वो तो है ना। तो मैं यहाँ पे सर्टेन चीज कर सकता हूँ, मैं गिन सकता हूँ लीव्स कितनी है। तो मैंने काउंट किए ग्रीन लीव्स, टोटल लीव्स मेरे पास इतनी आई ओलिव्स। ग्रीन लीव्स जिसमें 3,000 है, ब्लैक लीव्स जिसमें 1,000 ओलिव्स हैं। तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज निकाल लिया, ठीक है। 75% मेरे पास ग्रीन लीव्स एंड 25% मेरे पास ब्लैक लीव्स है। तो मैंने इस डेटा को देख के, मेरे पास ट्री क्या था, मेरे पास डेटा था। इस डेटा को देख के मैंने कुछ एनालिसिस की ना। मैंने काउंट किया सबसे पहले, फिर मैंने ब्लैक और ग्रीन लीव्स काउंट की, फिर मैंने उसका परसेंटेज भी निकाली कि अच्छा 3,000, 75% ग्रीन लीव्स है और ब्लैक में 25% है। तो डिस्क्रिप्टिव मतलब ये चीज़ होती है कि आप कोई भी चीज़ को देख के, डेटा को देख के आप उसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस कर सकते हो इजीली। ग्राफ्स बना के, टेबल्स बना के, जैसे भी करो, वो डिस्क्रिप्टिव में आएगा। डिफरेंशियल में देखते हैं क्या होता है। अरे एक मिनट। Inferential statistics makes inferences and predictions about a population based on a sample of data from the population in a question। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था नेटफ्लिक्स वाला। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास नेटफ्लिक्स नहीं, कोई और ले लो। मेरे पास फॉर एग्जांपल, मेरे पास बहुत मेरे पास कोई कंपनी, मेरे पास कंपनी नहीं, मेरे पास बहुत बड़ा कोई डेटा है। ठीक है, डेटा है और मेरे को डेटा को कुछ एनालाइज करना है, डेटा में कुछ इंप्लीमेंट करना है। तो मैं पूरे पॉपुलेशन में नहीं करता, मैं छोटे से सैंपल में करता हूँ। अगर मुझे उस सैंपल में पॉजिटिविटी नजर आती है तो मैं पूरे पॉपुलेशन में इंप्लीमेंट कर देता हूँ। तो ठीक है, तो यही बोल रहा है कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स मेक्स इन्फ्रेंसेस एंड प्रेडिक्शंस अबाउट अ पॉपुलेशन। तो हम लोग यही काम करते हैं, जितना भी हम लोग मशीन लर्निंग का काम करेंगे ना, ये पूरा प्रेडिक्शंस का काम करेंगे ना हम लोग, इसमें मेरा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, तो inferential statistics generalizes a large data set and implies probability to draw a conclusion। अगर मैं, मेरे पास डेटा सेट है, उस डेटा सेट को देख के मैं ये बोलूं कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, मैं कोई एग्जैक्ट तो आंसर दे नहीं रहा, कल होगी ही होगी, तो मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ ना। कुछ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। प्रेडिक्ट कैसे कर रहा हूँ? इस डेटा को देख के, इस डेटा को मैंने पढ़ा, समझा, एनालाइज किया। फिर मैंने पास्ट डेटा, ये मेरा पास्ट का डेटा है, इसको मैंने समझा, इसको समझ के फिर मैंने कल का प्रेडिक्ट किया कि अच्छा मेरे पास कल बारिश होगी कि नहीं होगी। तो ये इन्फ्लुएंसर स्टैटिस्टिक्स जनरलाइजेस द लार्ज
data set and applies probability to draw conclusion. It allows us to infer data parameters based on statistical model using sample data. सैम्पल डेटा मेरा यही है, सैम्पल डेटा, और सैम्पल डेटा मेरे पास जो है रेन, मेरे पास 10 साल का मैंने डेटा उठा लिया है फोरकास्ट वेदर का, और उस डेटा को मैंने समझा, पढ़ा, एनालाइज किया, और फिर मैं आगे की प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ। ये मेरा होता है फोरकास्ट जो चीज़ है, इसमें इस तरीके से ही प्रेडिक्शंस हो रही हैं। ठीक है, तो यही हम लोग मशीन लर्निंग पूरा चलेगा हमारा। हम लोग पास्ट डेटा उठाएंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, एल्गोरिथम लगाएंगे, फिर हम लोग एक मॉडल बनाएंगे, उस मॉडल को फिर नई वैल्यू देंगे, पूछेंगे कल बारिश होगी या नहीं होगी। ये चीज़ हम लोग करेंगे आगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव में मैंने डिस्क्रिप्टिव में मेरे पास क्या आता है, मीन आता है, मीडियन आता है, मोड आता है। तो डिस्क्रिप्टिव इज द मेथड यूज टू डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड द फीचर ऑफ स्पेसिफिक डेटा सेट बाय। तो हम लोग जो डेटा होता है ना मेरा, उस डेटा को हम लोग न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से हम लोग समझ सकते हैं, मेजर कर सकते हैं डेटा को। तो मेरे पास जो मेजर करने की मेरे पास टेक्निक्स है वो मीन, मीडियन, मोड है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू टू कैटेगरीज, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ स्प्रेड वेरिएबिलिटी। तो अभी देखते हैं मेजर ऑफ स्प्रेड। तो मेरे पास मीन, मीडियन, मोड आता है। ठीक है, मेरे पास मीन, मीडियन, मोड आता है। फिर मेरे पास मेजर ऑफ स्प्रेड में आता है रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब है ना, सेंट्रल टेंडेंसी में मेरे पास ये आ जाता है, और इसमें मेरे पास रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एक एक करके इसको समझते हैं अब। मीन, मीन तो हमें पता ही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो हम लोग इसका मीन कैसे निकाल सकते हैं? मीन निकालते हैं नंबर ऑफ ऑब्स, एक मिनट, मीन टोटल सम करते पूरे जितने भी मेरे पास मार्क्स हैं, इन सब का सम, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने, 1 2 3 4 5 6, 6। और जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो मेरा होगा मीन। ठीक है, तो मेरे पास एग्जांपल है, ये पढ़ लेना। हेलिक्स एग्जांपल ऑफ डेटा सेट ऑफ अ कार कंटेनिंग द वेरिएबल्स। ठीक है, मेरे पास ये वेरिएबल्स हैं, है ना। तो आप अगर इसका मीन निकालना चाहते हो, इसको ऐड करो, टोटल नंबर से डिवाइड करो, इसको ऐड करो, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करो, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये किया है, मैंने इसका इस कॉलम का शायद दिया, मैंने एचपी का मीन लिया है। एचपी का मीन लिया, ये टोटल समेशन, समेशन करो सारे पॉइंट्स का, और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, आपके पास ये आ गया मीन। ठीक है, तो मीन एक सेंटर वैल्यू है कि मोस्टली मेरे पास जो वैल्यूज है ना, इसके आसपास लाई करती है, 103.625। ठीक है, तो मुझे ये मीन ये बताता है कि मेरी ऑलमोस्ट मेरी सेंट्रल वैल्यू ये है, सेंट्रल, है ना, सेंट्रल वैल्यू है, इसी के आसपास सारी मेरी वैल्यूज, मतलब मैं ये चीज मेरी वैल्यू है। अब मोड आ गया। मोड क्या होता है? मोड मेरा फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 2 3 4 5 6, मुझे मोड निकालना है इस सैंपल का। तो मेरे ये नंबर ऑफ अक्रेंसेस जितने होते हैं मेरे पास, जिसका ज्यादा होता है नंबर ऑफ अक्रेंसेस, वो मेरा मोड हो जाता है, वो वैल्यू मेरी मोड हो जाती है। द वैल्यू मोस्ट रिकरेंट इन द सैम्पल सेट इज नोन एज मोड। अब मेरे पास मैंने ये कॉलम उठाया है शायद सिलेंडर वाला, तो मेरे पास देखो सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू है, 6 है ना।
तो मेरे पास मोड मेरा 6 हो गया है। हाँ, क्वार्टाइल आते हैं, ठीक है। मीडियन भी तो होगा। अच्छा, मीडियन नहीं है, तो मीडियन मैं यही बता देता हूँ क्या है। मीडियन भी मीन की तरह होता है, एक मिनट एक मिनट। हाँ, मीडियन भी मीन की तरह ही है। बस मीडियन में क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्या, इसकी भी वैल्यू सेंट्रल वैल्यू निकालनी पड़ती है। इसमें आपको बस ये करना पड़ता है कि आपके जो नंबर्स होते हैं ना, अगर आपको इसका मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो, है ना। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी मिडिल वैल्यू क्या है? मिडिल वैल्यू ये नहीं है। हाँ, अब इसकी मिडिल वैल्यू ये है, क्योंकि मेरे पास यहाँ से भी 3 वैल्यूज है, और इसके राइट में भी 3 वैल्यूज है, इसके लेफ्ट में भी 3 वैल्यूज है, तो मेरे पास मीडियन आ जाएगा 4 इसको। लेकिन अगर मेरे पास, सबसे पहले अगर मेरे पास ऐसे है, तो इसको पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा। 1 2 7 22 97, फिर इसका मीडियन देखना पड़ेगा, बीच वाली कौन सी वैल्यू है। अब बीच वैल्यू कोई मुझे 1 2 3 4 5, तो मेरे पास ऑड है। देखो, यहाँ से लेफ्ट पे जाऊंगा, ये मेरे पास है वैल्यू, क्योंकि यहाँ से भी मेरे पास इक्वल है लेफ्ट और राइट में। तो बस ये ध्यान रखना, अगर मेरे पास ऑड अगर नंबर्स हैं, ऑड नंबर ऑफ काउंट हैं, तो मैं बीच वाली मिडिल वैल्यू मुझे मिल जाएगी। अगर नहीं है, तो मुझे 2 वैल्यूज लेनी पड़ती हैं। ये इवन है, अब मैं मिडल वैल्यू कोई ले नहीं सकता, ये भी लूंगा तो इसके लेफ्ट में 3 है, इसके राइट में इतनी है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये दोनों वैल्यूज लेके ऐड करना पड़ेगा, फिर ये 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इस तरीके से ये मेरा मीडियन आ जाता है। तो ये मेरा मीडियन मोड पूरा यहाँ पे ये हो चुका है इस तरीके से। अब क्वार्टाइल पे आते हैं। अच्छा, ये पिज्ज़ा बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पिज्ज़ा को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो उसके इस तरीके से 4 स्लाइस निकालने पड़ेंगे। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, तो मतलब 4 क्वार्टाइल्स हो गए मेरे पास, ठीक है। 4 क्वार्टाइल्स हो गए मेरे पास। तो मेरे पास मेजर ऑफ स्प्रेड, अब मेरे पास मेजर ऑफ स्प्रेड है कि मेरा डेटा कितना फैला हुआ है, मेरा डेटा कितना स्प्रेड है। पहले हम लोग देख रहे थे सेंट्रल वैल्यू क्या है, अब हम देख रहे हैं कि मेरा डेटा कितना फैला हुआ है। रेंज, अभी सबसे पहले बात करते हैं वेरिएंस की, ठीक है। वेरिएंस की बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग वेरिएंस क्यों निकालते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं वेरिएंस की जरूरत क्यों पड़ती है। अच्छा, मेरे पास एक डेटा है, मेरे पास एक डेटा ये है, और मेरे पास दूसरा डेटा ये है, ठीक है। ये दोनों डेटा की वैल्यूज तो अलग अलग है ना, अलग अलग दोनों की वैल्यूज है। चलो इसका मीन निकालते हैं। मीन को म्यू से डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं 2 + 2 + 3 + 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मेरे पास 4। इसका भी ऐसे करते हैं, 0 + 0 + 5 + 5 अपॉन 4। इसका करते हैं अगर 10, 2.5 मेरे ख्याल से आएगा, ठीक है। इसका करते हैं अगर हम लोग, इसका भी मेरे पास आएगा 2.5।
ठीक, ठीक है। मेरे पास, अब ये देखो, मेरे पास दोनों के मीन आ गए 2.5, अगर मैंने मीन निकाला। अब मुझे यहाँ पे ये प्रेडिक्ट करना था, अगर तुम लोग समझ लो कि मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसके ग्रेड्स हैं। मेरे पास एक का ग्रेड ये है, मेरे पास एक का ग्रेड ये है। मुझे कहा गया मीन निकाल के भैया ग्रेड बताओ कितना है। लेकिन मेरे पास तो दोनों के मीन के मेरे पास तो दोनों मीन सेम आए हैं। अब मैं स्टूडेंट वन को कहूँ अच्छा है कि स्टूडेंट टू को कहूँ अच्छा है, तो मेरे पास यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेरे प्रिंसिपल ने कहा है कि आपके पास दो स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट के आपके पास ग्रेड्स हैं, आप उसका मीन निकाल के मुझे बताओ कि कौन सा स्टूडेंट अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। लेकिन मेरे पास मीन यहाँ पे दोनों के सेम आ गए हैं, तब मेरे को प्रॉब्लम हो गई। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आता है वेरिएंस। ठीक है। अभी एक चीज देखो, मेरे पास 2.5 जो है इस इस डेटा सेट में, ये मेरे पास ये मेरी जो वैल्यूज हैं 2 2 3 3, ये मेरे पास मीन से कितनी दूर है ये देखो। और ये मेरा 0 0 5 5, ये जो वैल्यूज है ये मेरा मीन से कितनी दूर है। तो अब मुझे ये कंक्लूजन तो मिल गया कि यहाँ पे ये दिख रहा है कि मेरी जो ये वाली वैल्यूज है ना, ये मेरे इस मीन से ज्यादा दूर है इसके कंपैरिजन में। दोनों सैंपल का मीन तो सेम है, लेकिन मेरी जो ये वाली वैल्यूज हैं इस ये वाली वैल्यूज मेरे इस मीन से कुछ ज्यादा दूर है, और ये वाली वैल्यूज उतनी दूर नहीं है। है ना। तो हम एक जगह तो फंस गए थे कि भाई स्टूडेंट का मुझे परफॉर्मेंस बतानी है कि मीन से कैसे बताऊं, लेकिन मेरे पास मीन जब सेम आया तो मैं यहाँ फंस गया हूँ। तो देन हाउ टू मेजर द परफॉर्मेंस। तो मेरे पास वेरिएंस आता है, वेरिएंस। समझाना समझी नहीं मैं, ये वाला दूर कैसे मतलब? ये वैल्यू 0 0 5 5, ये 2.5 से कितनी दूर है? ये सब दूर तो है। 2 2 3 3, ये कितनी दूर है? अब एक बात बताओ, 0 से 5 किलोमीटर, अगर मैं आपको कहूँ 0 से 5 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना है, और एक मैं कहूँ कि आपको 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो टाइम किसमें ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस किसकी ज़्यादा है? 0 और 5 की, 3 और 5 की नहीं ज़्यादा, इसकी कम है। तो वही बात है यहाँ पे, जो सैंपल है ये मेरे इतनी दूर नहीं है इस 2.5 से, लेकिन ये ज़्यादा दूर है। तो तो कैसा? अब तो मेरे पास अब मेरे पास प्रॉब्लम आती है कि हाउ टू मेजर। अब मुझे जो अब मैं कैसे करूँ जब दोनों का मीन सेम है? तो मेरे पास आता है वेरिएंस का फंडा। मेरे पास आता है वेरिएंस का फंडा। तो ये फॉर्मूला होता है वेरिएंस का, सिग्मा स्क्वायर। ये टोटल पॉइंट्स हैं, ये हर एक पॉइंट से लेकर हमको ये एक्स आई, हर एक पॉइंट को मीन से सब्ट्रैक्ट करो, फिर इसको स्क्वायर करो और डिवाइड बाय कर दोगे, आपको मीन मिल जाएगा। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को जब हम करेंगे, काम करेंगे, और इस फॉर्मूला को जब हम अपनी वैल्यूज में रखेंगे, इस वैल्यूज में, दूसरी मेरे पास वैल्यूज थी, इन वैल्यूज में अगर रखेंगे तो मेरे पास वेरिएंस क्या आएगा, इसका वेरिएंस आ जाएगा मेरे पास। अगर आप वैल्यूज रखोगे अपने आप कर लेना, 0.25, और इसमें आएगा आपका वेरिएंस 6.25। अब मेरे पास वेरिएंस किस में ज्यादा आया, इसमें ज्यादा आया। मेरे पास दो सैंपल थे, उनका मैंने मीन निकाला, लेकिन मीन सेम था, मेजर किया, लेकिन उस सेम मीन से मैं कुछ चीज बता नहीं सकता था। अब मैं मेरे पास वेरिएंस ज्यादा है, तो मेरे पास इसका वेरिएंस कम है, जिसका वेरिएंस कम है। तो 6.25 क्या बता रहा मैं, कि मेरी जो वैल्यूज है ना, ये वाली वैल्यूज 0 0 5 5, ये मेरी मीन से बहुत दूर है, इसके कंपैरिजन में इतनी दूर है। इसका वेरियस 6.25 है।
और मेरा जो ये वाली वैल्यूज है ये मीन से पास में है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, ओके सर। तो ये मुझे बताता है, इसको बोलते हैं स्प्रेड। यहां से मैंने स्प्रेड निकाला, मेरा डेटा कितना स्प्रेड है, डेटा कितना स्प्रेड है फ्रॉम माई मीन, ये चीज मैंने निकाल ली है। तो है ना, ये चीज मैंने निकाली, इस तरीके से इसको निकालते हैं। ठीक है, तो एक चीज हम लोग आगे देखेंगे, मेरा जैसे ये और ये, तो इस ये मेरा होता है मेरा होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक पूरा पॉपुलेशन होता है। एक मिनट, और ये मेरा सैंपल। तो जैसे मैंने नेटफ्लिक्स की बात की थी, तो नेटफ्लिक्स मेरा पूरा पॉपुलेशन है, उसमें छोटे छोटे सैंपल्स हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो अभी आते हैं एक मिनट। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। हमारे पास जो ये होता था, इसका फॉर्मूला होता था, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट हम कर देंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, हर वेरिएबल्स को मीन से सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो स्क्वायर रूट हम लोग कर देंगे। स्क्वायर रूट क्यों करते हैं हम लोग, सोचो सोचो, अगर मेजरमेंट जो है ना, जो मेरा मेजरमेंट है वो हम लेंथ का ले रहे हैं, अगर वो हम अगर लेंथ का ले रहे हैं, तो जब हम वेरिएंस पे जब काम कर रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे, है ना। जब हम हर पॉइंट से माइनस करते स्क्वायर कर रहे थे, ये चीज कर रहे थे, तो इसके यूनिट्स बदल जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे है, इसका यूनिट मेरे पास मीटर में है, तो ये मीटर मीटर स्क्वायर में कर दे रहा था, है ना। तो ये मेरे पास एक्सचेंज है, तो इसको वापस अपनी यूनिट में लाने के लिए, इसको वापस इस यूनिट में लाने के लिए तब हम स्क्वायर रूट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में। बस ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन ही यूज करेंगे। तो इस तरीके से काम करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वैल्यूज हैं, म्यू निकालेंगे, मीन कितना होगा, टोटल वैल्यूज 8 9 10 17 21, टोटल वैल्यूज कितनी मेरे पास 5 है, 4.2। ये मेरे पास आ गया मीन। अब मीन कैसे निकालेंगे, हर एक एक वैल्यू को मीन से माइनस करो, पहले इसको माइनस करो, फिर इसको माइनस करो, फिर इसको माइनस करो, फिर इसको माइनस करो, फिर इसको माइनस करो और ऐड कर दो। ऐड करोगे 3.8, ये वैल्यूज आ जाएंगी, मैंने कैलकुलेट करके रखी है। टोटल वैल्यूज कितनी है 5, आपका आ जाएगा 7.76 स्टैंडर्ड वेरिएंस। आपको इसी फॉर्मूले में रखना, इसी फॉर्मूले आई वन एन, इस फॉर्मूले में रखना आपको सब कुछ।
स्क्वायर करना बस, कुछ नहीं करना। ये मेरे पास आ जाएगा। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा अगर इसको आप स्क्वायर रूट कर दोगे? 2.76। सिंपल। तो हमें ये एवरेज दे रहा है। तो हमें एवरेज क्या मिला? तो हमें एवरेज दे रहा है मीन से कितनी दूर है वैल्यू सैंपल में, जिसमें मीन मेरा अगर ये है ना, मेरा मीन क्या आया था, ये आया था। तो मुझे स्टैंडर्ड मीन तो मेरा ये था, लेकिन मेरा ये बता रहा है कि आपकी वैल्यूज कितनी दूर है सैम, आपकी वैल्यूज कितनी दूर है, इतनी दूर है 2.76। तो ये मुझे कुछ इस टाइप का दिखा था। अगर मेरे पास ये आता 10.7 आता तो मेरी मतलब मेरी वैल्यूज मीन से बहुत दूर है। लेकिन मेरे पास, और ये जितना कम होगा 1.07, ये कुछ भी ले लो, जितना कम होगा मेरी उतनी वैल्यूज मीन से पास में होंगी। ये पूरा फंडा है वेरिएंस और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, हम लोग को जब लाइब्रेरी यूज करेंगे स्टैट्स की, है ना, तो हम लोग को ये कुछ फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा। सिंपल हमको लाइब्रेरीज कॉल करनी है। मीन कॉल करेंगे, फंक्शन मीन देगा। मीडियन कॉल करेंगे हम लोग, मीडियन देगा। वेरिएंस कॉल करेंगे हम लोग, वेरिएंस दे देगा। सिंपल से हम लोग फंक्शंस यूज करेंगे, वो हमको वैल्यूज देता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ने वेरिएंस देखा, स्टैंडर्ड डेविएशन देखा। तुम्हारे पास रेंज भी होता है। तो मेरे पास जितने सैंपल है ना, मेरे पास सैंपल है, तो सैंपल में मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, माइनस मिनिमम वैल्यू है जो, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो मेरी रेंज होगी। ठीक है। तो मेरे पास सैंपल में मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जो, वो मेरी रेंज होगी। तो ये मेरा एक ये सब मेरा स्प्रेड ही निकाल रहा है, स्प्रेड बता रहा है ये खाली, कि डेटा आपका कितना स्प्रेड है। अब डेटा स्प्रेड मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैं ऐसे डेटा बनाता हूँ, मेरा डेटा को इतनी इतनी दूर है, इतनी दूर दूर फैला हुआ है। तो मेरा यहाँ पे क्या दिखा रहा है? आपका स्प्रेड बहुत ज्यादा है डेटा का। अगर यही मेरा डेटा अगर ऐसे चिपका हुआ पास में, तो यहाँ पे स्प्रेड मेरा कम है डेटा का। तो ये सब चीज़ें हम लोग को आगे देखनी पड़ेंगी, आगे देखेंगे हम लोग ये डेटा क्यों ऐसा स्प्रेड होता है, क्या किस तरीके से और सही कर सकते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज है। Quartiles tell us about the spread of data set by breaking the data into quartiles, just like the median breaks it in a half। तो मैंने बात भी की थी अपने बॉक्स प्लॉट में कि मेरे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला मैंने बताया था। इंटर क्वार्टाइल मतलब एक क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। मेरे पास क्वार्टाइल 2 होता था 50% मेरे पास डेटा होता था। बाकी मेरे पास ये नीचे वाला डेटा 25%, 25% जो मेरा पूरा डेटा लाया करता था, वो इस क्वार्टाइल 2 में लाया करता था। तो आगे इंटर क्वार्टाइल रेंज हम लोग ये भी देखेंगे प्रैक्टिकली, सारी चीज़ें इसके फंक्शंस यूज करेंगे। फंक्शंस यूज करके देखेंगे मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आता है मेरे पास, कैसे कैसे नहीं आता है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज कुछ नहीं, मेजर ऑफ स्प्रेड, समटाइम्स कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो इसको ये भी बोलते हैं हम लोग इन सबको, इज यूज टू डिस्क्राइब कि मेरा डिस्पर्स कितना है डेटा, मेरा स्प्रेड कितना है। इज यूज टू डिस्क्राइब द वेरिएबिलिटी इन अ सैंपल ऑफ और पॉपुलेशन। तो आगे हम लोग यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। तीन क्वार्टाइल से हम लोग डिवाइड करते हैं, ऑर्डर देते हैं, उस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज इज अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। सब मेरे काम वही करते हैं, ये यही चीज़ बताता है कि आपका डेटा कितना स्प्रेड है और कितना स्प्रेड है, ये चीज़ें ही बताते हैं।
वेरिएंस हम देख चुके हैं, वेरिएंस हम देख ही चुके हैं, वेरिएंस का फॉर्मूला मेरे पास, वेरिएंस की डेफिनेशन भी आप देख सकते हो, a measure of spread sometimes also called measure of dispersion, मतलब सब वही है, वही काम है, ये फॉर्मूला है। टोटल सारे पॉइंट्स लेने हैं और हर एक पॉइंट को मीन से सब्ट्रैक्ट करना और फिर उसको स्क्वायर करना है एंड एवरेज निकालना, तो एस ये मेरा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ एक्स क्या, इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स है, टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स एन है, ये मेरा मीन है। तो ये मीन है, म्यू बता रहा था। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आप सैंपल का मीन दिखा रहे हो कि आप पॉपुलेशन का मीन दिखा रहे हो, तो उस तरीके से ही डिनोट करते हैं हम लोग। आप ब्लॉग में देखोगे, डिफरेंट जगह देखोगे। स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा देखो ये है, डेविएशन इज द डिफरेंस बिटवीन ईच एलिमेंट फ्रॉम द मीन, बस उसका अंडर रूट कर देंगे तो वो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक डायग्राम यहाँ पे है ना। तो मेरे पास देखो, मेरे पास मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, थोड़ी थोड़ी बहुत ये मेरा दूर दूर है, ये मेरा स्प्रेड है, डेटा यहाँ तक स्प्रेड है मेरा, मेरा डेटा यहाँ स्प्रेड है, लेकिन मेरा पॉपुलेशन पूरा यहाँ पे, मेरा सबसे ज्यादा लोग मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। हाउ क्लोज द वैल्यूज इन द डेटा सेट आर टू द मीन, देखो ये कितनी पास है, ये चीज मुझे बताता है। तो ये मेरे पार्ट थी सब चीज़ों की बात, जो मतलब जो चीज़ें बात करनी थी। हमारा कल से प्रोबेबिलिटी का पार्ट शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कोई डाउट है, क्लियर है सब कुछ आज के सेशन में? यस सर। ठीक है, तो ये हम 2 दिन और लगेंगे इसको पूरा कंप्लीट करके, फिर हम लोग मशीन लर्निंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। तो फिर कोई डाउट है पूछ सकते हैं आप।